नमस्कार, आपका स्वागत है द लोकेश चतुर्वेदी शो पर। और एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अब व्हाट्सएप एडमिन वालों की अब खैर नहीं होने वाली है। दूसरी खबर यह है कि अब जो मिसलीड मतलब जिसको कहते थे कि गलत खबरों पर मेम्स या रील बनाने वालों की भी अब सामत आने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार बहुत सारे नियम कानूनों में बदलाव किया है। उसने कई नियम कानूनों में परिवर्तन कर दिया है जो 160 साल पुराने कानून थे। अंग्रेजों के टाइम से जो कानून थे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। और कहा गया है, गृह मंत्री द्वारा ये बताया गया है कि जो अंग्रेज जो कानून लाए थे, जो दंड संहिता लाए थे, वो केवल दंड देने के लिए लाए थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को न्याय मिले, और वही पुरानी व्यवस्था को लेकर के अब तक ढोया गया है। अब मोदी सरकार ने उनमें बदलाव किए हैं। जानते हैं क्या कुछ बातें निकल के आई हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब बताता हूं कि आईपीसी की जगह अब बीएनएस चलेगा, जिसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। और इनमें जो भी ये कानून थे आईपीसी, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते थे, जो ये 1863 से इसको लागू किया गया था भारतीय संविधान में। अब कहने का मतलब ये है, अब इस आईपीसी में बदलाव कर दिए गए हैं। अब इसकी जगह 500 जो 11 धाराएं होती थी उसको परिवर्तन करके 358 धारा कर दी गई हैं। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। और इन अपराधों में अगर देखा जाए तो 21 नए अपराधों को जोड़ा गया। 41 अपराधों में सजा को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्यता न्यूनतम सजा जोड़ी गई है। 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विस का दंड भी जोड़ा गया है। 19 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। इसी के तहत अब अंग्रेजों के टाइम से जो कानून दंड को प्रदर्शित करते थे, अब न्याय दिलाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं, ऐसा कहना है मोदी सरकार का। और अब दूसरी बात करते हैं सीआरपीसी की, जिसको बदल करके सीआरपीसी जो कि 1898 से लागू थी, अब उसको बदल करके भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा में शामिल किया गया 2023 में। इसके अंतर्गत बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें पहले 484 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है, जो इसमें 484 धाराएं थी। अब उसको 531 धाराओं में इसको नया संविधान बना के लागू किया गया है। कहने का मतलब यह है, इसमें 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराओं को भी जोड़ा गया है। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको बोलते हैं IEA, 1872 से ये भी लागू थी। इसमें भी बदलाव किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसमें कई नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं और उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि अब आईपीसी की जगह बीएनएस चलेगा। जो कानून मोदी सरकार लेकर के आई है उसमें पुलिस रिमांड को भी बढ़ाया गया है, जो कि पुलिस रिमांड पहले 15 दिनों की हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा करके 90 दिन कर दिया गया है। और इसी 90 दिन का रोना विपक्षी पार्टियां और कुछ लिबरल गैंग के पत्रकारों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। कानून को लागू होते देर नहीं हुई, लेकिन इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है। आप लोग पहले ये क्लिप देखिए, ये उन भाई की है जो मैंने अभी पिछली वीडियो आपको डाली थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपको जेल भेजने और जेल भेजकर 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का इंतजाम किया जा रहा है? क्या ऐसा है कि लंबे समय तक बिना जमानत के जेल में रखने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों को भी आतंकवाद की श्रेणी में लाया गया है? उम्मीद है आपने उन 3 विधेयकों के बारे में सुन लिया होगा, जिनके जरिए आपराधिक न्याय व्यवस्था को पूरी तरह बदलने और भारतीय बनाने का दावा किया जा रहा है, जिन्हें आप अभी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लोग कितने, मतलब देखिए, ये पूरा कानून आपको नहीं बता रहे हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है, कैसे क्या होगा। ये केवल एक टॉपिक उठा करके आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपकी बार पुलिस आपको पकड़ेगी तो केवल 90 दिनों की जेल हो जाएगी, जिसमें कोई जमानत नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, सीधे उठाया और सीधे 90 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप कानून को उठा के देखेंगे, 90 दिनों का प्रावधान एक रिमांड के तौर पर लिया गया है। जैसे पुलिस पहले क्या करती थी, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद उसने कोर्ट में हाजिर किया,
अब उसके खिलाफ कोई एविडेंस अगर प्राप्त होता है तो उस एविडेंस को पुलिस न्यायालय में ये कहकर बताती थी कि सर हमें इनके खिलाफ ये एविडेंस प्राप्त हुआ है, हमें इनकी 14 या 15 दिन की रिमांड चाहिए। 14 दिन की रिमांड मांगा करती थी, अधिकतम टाइम यही था, क्योंकि एक दिन तो वो हो गया, 14 दिन की रिमांड मांगती थी अधिकतम। तो उससे होता क्या था, 15 दिन का इनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने उसको बढ़ा करके 90 दिनों का कर दिया है। मतलब केवल एक बदलाव किया है। ये रिमांड तय करेगा कि मतलब न्यायालय तय करेगा कि पुलिस, जैसे फर्जी सिम, अब फर्जी सिम वालों की खैर नहीं होगी। जो लोग फर्जी सिम का डाटा लेकर के कहते थे, वो मतलब साइबर क्राइम में सबसे बड़ा इस्तेमाल होता था, किडनैपिंग में इस्तेमाल होता था, मतलब आपराधिक गतिविधियों में जितने भी सिम पकड़े जाते थे अधिकतर फर्जी होते थे। क्यों? क्योंकि एफआईआर किसी और के नाम होती थी जिसका वो है, लेकिन उसको यूज करने वाला कोई दूसरा है। अब मोदी सरकार इस पे भी सख्त कानून लाने की व्यवस्था कर दी है, और इसी के साथ अब के से जो फर्जी सिम होंगे इसकी गाइडलाइन भी बहुत तगड़ी बनाई गई है। इसमें भी अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ नए कानून आए हैं, उनके बारे में आपको एक एक करके मैं थोड़ा सा हेडलाइंस आपको बता दूं। पूरे कानून की व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको डिटेल, जब तक पूरी बुक छप के नहीं आती, बिल पास नहीं हो जाते, तब तक आपको मैं ये सारी चीजें नहीं बता सकता। तो संभवतः जो कुछ कानून है उसमें आपको चर्चा करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। मान्यवर, ये तीनों कानूनों को अभी जो है, ये तीनों कानूनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है, दंड देने की बात को ही न्याय माना जाए। दूसरा कानून है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब व्हाट्सएप एडमिन वालों की खैर नहीं। आखिर कौन है ये व्हाट्सएप एडमिन? ये वो व्हाट्सएप एडमिन वालों की खबरें बता रहे हैं जो कि व्हाट्सएप में गलत खबरों को प्रदर्शित करके मैसेज फॉरवर्ड कर देते थे और लोग उसको सच मान लेते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते आप। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोबारा अगर पाया गया कि आपने मिसलीड किया है या गलत खबर का मिसयूज किया है, उससे दंगा भड़कते हैं, जानकारी आपने गलत साझा की है, जनता में भेदभाव की स्थिति पैदा की है, तो अब आपके लिए खैर नहीं होने वाली है। इसलिए जो लोग गलत मीम्स की रील बनाते थे, मतलब कहने का है एकदम अलग हट करके रील बनाते थे, जनता को मतलब हटाने का प्रयास करते थे मुद्दों से, बिना तथ्य की जानकारी के, तो कहना चाहता हूं कि इस बार से बिना तथ्यों के जांच के आप मीम्स नहीं बना सकते, उसकी पुष्टि जब तक ना हो कि यह घटना सही है या नहीं है। उनके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। सेम चीज, एक मुद्दा यह है, राजद्रोह को कानून से बदल करके देशद्रोह में परिवर्तित किया गया है। राजद्रोह कानून क्या था कि मतलब कोई भी उठता था राज्यों में ही, मतलब सरकार की बुराई करता था तो जेल में डाल दिया जाता था। थोड़ी थोड़ी बातों पर लोगों को जेल होने लगी। मोदी सरकार ने उसको बदल करके देशद्रोह कानून कर दिया कि देशद्रोह का मतलब अब किसी नेता मंत्री के ऊपर आप कैसे भी टिप्पणी करिए, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन अब आप देशद्रोह कानून जो कि नहीं था, इस कानून के तहत आप भारत के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ आप उसकी बुराई या आप उसका माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी डिमांड थी भारतीय में कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो रही थी। क्यों? क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटना में किसी को ये नहीं साबित कर पाते थे कि आखिर ये घटना की किसने, क्योंकि एक भीड़ आती थी, किसी की हत्या करके चली जाती थी। लेकिन अब इस पर भी कानून ले आई है, जो कि कांग्रेस सरकार बार बार ये कह रही थी क्या आप बीजेपी सरकार इतने बड़े बड़े बदलाव किया है कि आप मॉब लिंचिंग पे भी कानून बना सकती है, और मोदी सरकार ने वो करके भी दिखाया। मॉब लिंचिंग पर भी एक कानून बना दिया है जिसके तहत
अब वो लोग भी शामिल होंगे जो उस घटना के समय वहां पर मौजूद होकर के उस कांड को देख रहे थे। उनको भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा, उन्हीं आपराधिक श्रेणियों में रखा जाएगा जो उसकी हत्या करने में शामिल थे। अब देखने वालों को भी खैर नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब यह खड़े होकर के तमाशा देखने वाले भी उन्हीं आपराधिक गतिविधियों में शामिल माने जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कहने का मतलब यह कुछ और भी प्रावधानों में बदलाव किया गया है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि मतलब जो पुलिस की कैटेगरियों को बढ़ाया गया है, मतलब उनको थोड़ी मजबूती, जो लोग देश से गद्दारी करके देश भाग जाते थे या भगौड़ा घोषित हो जाते थे, उनके लिए कोई कानून नहीं था। जैसे दाऊद इब्राहिम देख लो, विजय माल्या देख लो, इनमें क्या है कि मतलब अभी तक वो कानूनों में वो पकड़ नहीं थी, लेकिन अब उसके लिए भी कानून बनाया गया है कि जो भी भगोड़ा देश छोड़ के जाएगा उसको वापस, अगर इस केस से पीछा छुटाना है तो भारत में ही आकर के उसको न्यायालय व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत होकर के ही आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। आप कहीं और मुकदमा नहीं लड़ सकते। तो मतलब उसको भारत ही आना पड़ेगा, अन्यथा वो भागता ही रहेगा इस देश से उस देश तक। अभी तक ये न्याय व्यवस्था में ये शामिल नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको भी शामिल किया है। कुछ अन्य जो आरोपी देश से फरार हो गए हैं और 90 दिन के अंदर कोर्ट के सामने नहीं आते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में भी केस चलेगा और सजा होगी। मॉब लिंचिंग के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ दिया गया है। झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अपराध की कैटेगरी में आएगा। रोड एक्सीडेंट करके घायल को सड़क पर छोड़कर भागने वालों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। 5 साल के अंदर सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में जरूरी फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज कराई जा सकेगी। 90 दिन में पुलिस को जांच की प्रगति की सूचना देनी होगी। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे एरिया का मामला नहीं। यानी मोदी सरकार, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो। अगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा, इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। कानूनों की बात किया जाए तो पिछले कानून भी अच्छे थे और आज के भी कानून अच्छे हैं। दुरुपयोग पिछले कानूनों का भी हुआ था, दुरुपयोग इन कानूनों का भी होगा। 2 मुद्दे आपके सामने ऐसे रखता हूं जिससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि देखिए, कानून हमेशा अच्छे के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसका हमेशा से दुरुपयोग किया गया है। रीजन क्या हुआ है? अगर आप देखेंगे, हरिजन एक्ट आया था जिसको बोलते थे SC ST एक्ट। इस एक्ट में क्या होता था, मान लीजिए कहीं आपकी गाड़ी लड़ जाए और जिस बंदे से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वहां पर यह एक्ट लगना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो SC या ST निकल आता है तो आप ये समझ लीजिए कि मुकदमा पुलिस उसी तर्ज पे दर्ज करती थी, जो कि एक फर्जी मुकदमे के तहत आपको जेल हो जाती थी। इसमें जमानत भी नहीं होती थी। तो कहने का मतलब यही है, बनाया किसी और काम के लिए गया, लेकिन उसका यूज कहीं और होने लगा। ऐसा ही दूसरा मुद्दा आया, आप दहेज प्रथा देख लीजिए, जिसको बोलते हैं डाउरी एक्ट। महिलाओं के लिए बनाया गया ये मुद्दा था कि भैया जो महिलाओं का शोषण होता था या जिन पे अत्याचार होता था, घरेलू हिंसा की जाती थी, मतलब दहेज के नाम पर, तो ये बनाया गया था कि उसको रोकथाम किया जा सके या उसमें रोक लगाई जा सके। लेकिन इसका भी गलत दुरुपयोग होने लगा। रोकथाम के बजाय यहाँ पर उल्टे केसेस चलने लगे। प्रताड़ित महिला किसी और से होती है, घसीट लेती है पूरे परिवार को। अब पूरे परिवार का नाम हो गया तो फिर उसको उसमें भी जेल हो जाती थी। अब ये जेल होने के पीछे भी मतलब एक तो जमानत नहीं होती थी, घर की बदनामी अलग होती थी। कहने का मतलब था अब यहाँ पर पैसे का खेल होने लगा। मतलब बनाया किसी और चीज के लिए,
लेकिन किया गया कुछ और। तो कहने का मतलब ये है, कानून की विवेचना अलग चीज है, कानून बनाना एक अलग मुद्दा है, लेकिन कानून का अनुमोदन करने के लिए दो लोग की जरूरत होती है, जिसमें न्यायालय है और दूसरा हमारा पुलिस है। पुलिस कैसा अनुमोदन करके न्यायालय के समक्ष रखती है और किस अनुमोदन के तहत न्यायालय हमको सजा देता है। कहने का मतलब ये है कि ये दो, इनको भी टाइट करने की जरूरत है कि अगर पुलिस गलत बयानबाजी दर्ज करती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द इन सारे समस्याओं का निवारण होना चाहिए। हकीकत देखा जाए तो कानून ऐसा बनाए, सरकार ऐसा कानून लाए कि कोई भी FIR हो, मुकदमा हो, कोई भी मतलब ऐसे साजिश या रंजिश हो, इन सब के खुलासे या इन सब को जल्द से जल्द केस समाप्त किया जाए। मतलब उसका निस्तारण जल्दी होना चाहिए, तब तो एक न्याय है। ऐसे न्याय व्यवस्था का क्या फायदा कि केस आज दर्ज हो रहा है और 10 साल बाद उसका वो भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, फलाना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये चलता ही रहता है। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कानून हमेशा निचले और तबके लोगों के लिए होता है, क्योंकि उनको वास्तविकता में उनके पास ये सब करने के लिए नहीं होता। एक मिडिल क्लास का आदमी अगर कानून कार्रवाई में पड़ जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, ऊपर वालों के लिए तो बहुत सारे लॉज है। सुप्रीम कोर्ट तो रात के 12 बजे भी खुल जाती है। क्या आप जमानत की अर्जी शनिवार और संडे को ला पाएंगे? कभी नहीं ला पाएंगे। लेकिन अमीर वो हमेशा तैयार रहता है, तुरंत का तुरंत घर बैठे बैठे उसकी जमानत हो जाएगी। रात के 12 बजे भी गिरफ्तार करने जाएगी तो एक फोन आ जाएगा कि जमानत हो गई। तो कहने का मतलब यह है, इन सब में भी सुधार करना चाहिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसी के साथ ये कुछ तथ्य रखे मैंने, कुछ और भी। तो अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आती है तो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।